नमस्कार, मैं विनोद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एजेड के अपने में। और आज हम लोग कुछ स्पेशल वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड की ऐसी हिस्ट्री जो पूरी दुनिया का रुख पलट दिया, ऐसी हिस्ट्री जो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर दिया, ऐसा इतिहास जो सबके सोच को, सबके थिंकिंग को, सबके लिबर्टी को, इक्वलिटी को, फैटर्निटी को चेंज कर दिया। एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास जो कि वर्ल्ड में घटित हुआ, जिसका सब पूरे मैप का नक्शा तब्दील कर दिया। ठीक, आज वही हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे और वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, यानी दुनिया के इकलौता ऐसा रेवोल्यूशन जिसके होने के बाद से पूरे यूरोप में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बदलाव आ गया, उसके थिंकिंग को लेकर, उसकी सोच को लेकर, उसके वोटिंग लिस्ट को लेकर। ओके, तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे और आज स्टार्टिंग जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम लोग हल्के हल्के पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन है। 1815 से यानी 1789 से 1815 तक की 1850 तक का पूरा इतिहास, पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज कैसे घटित हुई, पिन पॉइंट के साथ पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। हर एक तरीके से कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए लिखने के लिए। ओके, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा एक एक चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि कब क्या क्या हुआ। एज ए स्टोरी हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है, जो आपके लिए काफी वैल्यूबल होगा। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार टाइमलाइन हम लोग पढ़ेंगे क्या 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 ऐसी चीज है इस टाइमलाइन में जो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1789 में स्टेट जनरल का कॉन्सेप्ट था। वहां पे ई स्टेट जनरल हुआ करते थे, इसमें क्लर्जी और नोबल्स और बाकी जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो सब। 1789 में घटित हुआ, यानी एक रेवोल्यूशन आया 1789 का, फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ नेशनल असेंबली। ओके, नेशनल असेंबली के बाद 1791-92 में लेजिस्लेटिव असेंबली आया, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल असेंबली का ही पार्ट है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपने आप को एक अलग से लेजिस्लेटिव असेंबली घोषित कर दिया। ओके, 1992 से 95 तक नेशनल कन्वेंशन का साम्राज्य रहा, जिसे राइन ऑफ टेरर भी कहते हैं, जहां पे मैक्सिमम रॉबिस्पियर आएंगे, बहुत ही डेंजरस है ना, रेडिकल्स ग्रुप के साथ। उसके बाद 95 से 98 जब इनको हटा दिया जाएगा तो डायरेक्टरी रूल आएगा कुछ सालों के लिए, जो कि बहुत अच्छा नहीं होगा। 5 डायरेक्टरी मिलकर रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे। 79 में नेपोलियन एक कुप मिलिट्री आर्मी घोषित करेगा और वहां पे नेपोलियन का साम्राज्य धीरे धीरे स्टेब्लिश होगा। धीरे धीरे वो अपने आप को पावरफुल बनाएगा और लास्टली फाइनली 1804 में अपने आप को राजा घोषित कर देगा नेपोलियन, ठीक है, फ्रांस, इंपरर ऑफ फ्रांस। ठीक है, उसके बाद 1815 में नेपोलियन काफी इंफर्मिज्म वाला कॉन्सेप्ट लेके आएगा, सब जगह लड़ाई करेगा, जीतेगा। लेकिन यहीं पे उससे जब जीतने के कगार में आएगा तो पूरा यूरोप डर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा छीन लिया जाए। तो 4 जो देश होंगे आपस में कोलिशन करेंगे और लड़ेंगे नेपोलियन के खिलाफ और नेपोलियन को हराएंगे बैटल ऑफ वाटरलू में। जैसे ही नेपोलियन हारेगा, बार्बन की रीस्टोर होगी, यानी रेडिकल्स जो होंगे अपने आप को वापस से पावर में लाएंगे। बार्बन किंग को रीस्टोर किया जाएगा, जिसमें लुई 16 वापस, लुई 16 के ही खानदान के लुई 18 उसके आएंगे। उसके बाद चार्ल्स टेनिन, ओके, और उसके बाद डेमोक्रेसी आएगी वापस से। तो यानी ये पूरा घटनाक्रम हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, यानी 1789 से 1815 तक की कहानी को हम लोग आपके बीच, यानी मैं आपके बीच ले आऊंगा। कैसे लगेगा जरूर बताइएगा, एक एक पेन पॉइंट आपको इलिब्रेट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक करिए, पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, आइए। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो 26 ईयर के पीरियड ऑफ इवेंट है, जो 1789 से 1799 के बीच लीड हुआ। वाइड रेंजिंग पॉलिटिकल सोशल चेंजेस हैड बीन ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया को चेंज करने वाला ये रेवोल्यूशन था। कजेस देखते हैं हम लोग, कजेस कौन से कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल कजेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे कजेस पूछे जाते हैं कौन कौन से कारण है जिसके वजह से यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो पॉलिटिकल कजेस में है करेक्ट, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो लुई 16 के पास आ गया था। सेंट्रलाइजेशन पावर जब लुई 14 आया था 1643 और 1715 के बीच में, तो इसने पावर को सेंट्रलाइज कर दिया था, यानी अपने में ही पावर रखेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे वॉर कर लिया इसने
और एब्सोल्यूट डिस्पॉट, एक डिस्पॉट था जिसकी वजह से ये हमेशा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ पे ये हमेशा फेल हो रहा था। ठीक, तो ये तो लुई 14 की वजह से था। नेक्स्ट लुई 15 ने ऐसा क्या किया, तो लुई 15 जब राजगद्दी पे बैठा 1715 से 1779 में, तो उसने डेप्ट इंक्रीज कर दिया, यानी बहुत सारे ऋण ले लिया ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ 7 ईयर वॉर इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के आपस के युद्ध, जो 7 साल का युद्ध है, बहुत ही मेजर रोल प्ले है। 7 ईयर्स किसी देश के साथ अगर लड़ाई कर रहे हो आप, तो समझ लो कि आपका जो डेप्ट है, आपके जो ऋण है, आपके जो पैसे हैं, तो पॉलिटिकल सिचुएशन तो जाएगा, साथ साथ से इकोनॉमिक सिचुएशन भी आपके बहुत ज़्यादा खराब होंगे। तो ये डेप्ट इंक्रीज किया। लुई 15 बहुत बड़ा रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लाने का। नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं था, और अमेरिकन रेवोल्यूशन में काफ़ी पार्टिसिपेट करने की वजह से, ब्रिटेन से लड़ाई करने की वजह से अमेरिका में जाके मदद करने लगा, जिसकी वजह से इसके जो ऋण है, जो डेप्ट है, वो काफ़ी बढ़ गया। ठीक, और जब राजगद्दी पे लुई 16 बैठा, और यहीं से स्टार्ट होगा, जब राजगद्दी पे लुई 16 बैठा, तो जब देखा कि इसकी जो ट्रेजरी है वो तो बिल्कुल खाली है, कुछ है ही नहीं। इसने कोशिश किया चीज़ों को सुधारने का, लेकिन जो इतना बिगड़ा हुआ है, लुई 14 के समय से सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है, उसको एक दिन में सुधार पाना शायद मुश्किल है। तो बैक ट्रैक फॉर डिसीजन इजीली। ठीक, दूसरी इसकी जो गलतियां हैं वो, उसमें जो इनके जो एडवाइज़र है, स्पेशली इनकी जो वाइफ है मारिया एंटोनेटी, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी ये एक बैड एडवाइज़र साबित हुई। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती थी इनको, एक अच्छा जो एडवाइज़र को देना चाहिए, एक वाइस एडवाइजरी देना चाहिए, लेकिन वो इनको एडवाइजर नहीं दे पाई। ये भी एक बैकड्रॉप है लुई 16 के हारने का। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो ट्रेजेडी थी उसको भरने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और फाइनली इन्होंने भी थोड़ा बहुत मदद ही कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल जो क्राइसिस था, यानी तीनों राजा जो थे वो सही से सिचुएशन को संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए सोशल क्राइसिस क्या क्या है, सामाजिक जो कारण है वो क्या क्या है, तो समाज में जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट जिसे क्लर्जी कहते हैं, जिसमें चर्च आते थे। सेकेंड स्टेट नोबल्टी, जिसमें 1 लाख पीपुल थे। ठीक है। थर्ड स्टेट जिसमें फार्मर्स, आर्टिसंस, फैक्ट्रीज वर्कर्स, यानी 95% लोग जिसमें थे, वो था हमारा थर्ड स्टेट। और सबसे बुरी बात ये थी कि हमारा जो सोशल क्राइसिस था, यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले कोई भी टैक्स पेयर नहीं थे, टैक्स पे नहीं देते थे, लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते थे हमारे नोबल्टी, और जितना भी ड्राइंग था वो सब के सब थर्ड स्टेट पे था, जो कि जाहिर सी बात है कि वो रिवॉल्ट करेंगे ही करेंगे कि हम ऐसा क्यों करें। ठीक है, ऐसा समाज क्यों बटा हुआ है। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन राइज हुआ 1700 में 2 करोड़ से, जबकि 1789 में 2.8 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया, मतलब सिर्फ 89 ईयर्स में 0.8 करोड़ जनसंख्या हाई वैल्यू के साथ बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ। पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो पॉवर्टी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। तो हाई डेप्ट ऑफ वॉर लीड टू द लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बजट वेंट टू द डेप्ट रीपेमेंट है। उसी के साथ ये तो हो ही रहा था, साथ में विंटर ने भी, हार्श विंटर, बहुत ठंडा जो है वो स्टार्ट हो गया वहाँ पे, क्रॉप फेलियर हुआ जिसकी वजह से, और फूड प्राइजेस जो है वो बहुत बड़े मात्रा में इंक्रीज कर गया। इतने बड़े मात्रा में इंक्रीज, और विंटर का हार्श क्लाइमेट जो फेमाइन था वो लेके आया, काल लेके आया अपने साथ। एनर्जी, जो पीजेंट्स एंड कॉमन पीपल्स एंग्री हो गए, काफ़ी लोग गुस्से में आ गए कि ये क्या है भाई, अगर ऐसे रहा, खाना सबसे बेसिक नीड होता है, अगर वो पूरा ना होगा तो जाहिर सी बात है वो लड़ेंगे। और यही वजह है इमीडिएट कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। किसी भी रेवोल्यूशन का इमीडिएट एक पिन पॉइंट होता है जहाँ पे अब बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ पे लड़ाई होती है। तो यही होता है इमीडिएट कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। उनको बुलाया गया कि भाई आओ हम बात करते हैं टैक्स के लिए, सबको बुलाया गया, बैठक हुई, बात हुआ कि टैक्स इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड स्टेट टैक्स नहीं देते थे। थर्ड स्टेट ने कहा कि हम मंजूर नहीं करते हैं, कहा कि वोटिंग राइट होगी, चुनाव होगा, और चुनाव फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले
दो एक ही पक्ष में थे, तीनों को एक ही एक वोट देने का अधिकार था, तीनों स्टेट को, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिलके 2 वोट से जीत जाते हैं और थर्ड स्टेट यानी 1 वोट देके हार जाता है और उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। तो वोटिंग जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस था, ये एक इमीडिएट कजेस था। इनजस्टिस ड्यूरिंग द वोटिंग सिस्टम, ये जो वोटिंग सिस्टम है, जो 2+1 वाला वोटिंग सिस्टम है, वो इनजस्टिस था जिसके लिए लड़ाई करेंगे और पूरी दुनिया में वोटिंग सिस्टम यहीं से लॉन्च होगा। हाइक इन प्राइजेस ऑल ऑफ द बेसिस नेसेसिटी, जितने भी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें थी सबके प्राइजेस इंक्रीज कर दिए गए। कॉमन पीपल्स वर एक्सप्लॉइटेड, यानी जो कॉमन पीपल थे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। ठीक, इस वजह से मीटिंग हुआ स्टेट जनरल का 5 मई 1789 में। डेट याद रखिएगा, मीटिंग स्टेट जनरल, सभी स्टेट जनरलों को बुलाया गया मीटिंग करने का। सुपर पार्लियामेंट विद रिप्रेजेंटेटिव फॉर द ऑल स्टेट। फर्स्ट मीटिंग 175 ईयर्स, यानी जो राजा थे इतने सालों से आपस में मीटिंग नहीं कर रहे थे, ये मीटिंग बुलाए 75 ईयर्स बैक में। एजेंडा मैनेज द फाइनेंशियल क्राइसिस, किस पे मीटिंग हुई थी? एजेंडा क्या था? मैनेज फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए। तो मैनेज पे हुआ कि टैक्सेस राइज किया जाए, यही एक जरिया है जिससे हम आपस में प्राइस को या जो ट्रेजरी है उसको फिल कर सकते हैं। डेलीगेट जो आए थे 300 फर्स्ट के, 300 सेकेंड के और 600 थर्ड ई स्टेट के, ये डेलीगेट्स थे। और साथ में वुमेंस के कुछ लीडर्स भी आए थे जिनको यहाँ पे डाला गया था, दिया गया था। डेडलॉक था ओवर वोटिंग राइट्स, ठीक है, यानी ये माने नहीं गए तो डेडलॉक किया आया कि वोटिंग राइट्स हो जाए, वोट कर लिया जाए। लेकिन वोट कैसे? वही चीज़, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वोट करके जीत जाएंगे, थर्ड स्टेट अपना हार जाएंगे। द थर्ड स्टेट डिक्लेयर इट्स नेशनल असेंबली, इस पर लड़ाई होगी, टेनिस कोर्ट ओथ में बात होगी, सबमिटिंग होगा। मोरब्बे और अवेसियास मिलके कहेंगे कि ये वोट जो चीज़ है वो चेंज किया जाए, लड़ाई होगा, बस्तिल जेल तोड़ा जाएगा और लास्ट में फाइनली, अभी हम लोग देखेंगे उसे भी, थर्ड स्टेट डिक्लेयर करेगा अपने आप को नेशनल असेंबली। टेकन टेनिस कोर्ट ओथ नॉट इज डिस्बैंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस, ठीक है, और हम ये चीज़ मानेंगे नहीं। जून में क्या हुआ? ऑल ओवर फ्रांस पीजर्स रिवोल्ट अगेंस्ट देयर लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है, ये बात जब चारों तरफ फैलने लगी, ठीक है, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी दूर दूर के किसान थे, जितने भी पीजेंट्स थे, सब एक लोकल जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। ग्रैनरीज लूट लिए गए, चिटस लूट लिए गए, आग लगा दिया गया लैंड रिकॉर्ड को, जितने भी रिकॉर्ड्स थे। राइट्स इन अ प्रेरिस इन सपोर्ट द असेंबली ऑफ अगेंस्ट किंग एक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट टेक ओवर, ठीक है, और इस तरीके से पूरा ब्रेकडाउन हुआ। धीरे धीरे पूरा रेवोल्यूशन अट्रैक्ट कर रहा था आपस में। लुई 16 ऑर्डरली मिलिट्री टू असेंबल टू पेरिस इन आउटसाइड वर्सलीज, और लुई 16 अपनी मिलिट्री को अंदर बुला लेंगे कि हमारे पेरिस की वर्सलीज की जो राजमहल है उसको सुरक्षित किया जाए। तो मिलिट्री रात में जब आएगी तो यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज होंगे उनको लगेगा कि ये हमें मारने आ रहे हैं, हम पे अब आक्रमण होगा, और इसी रात में स्टार्ट हो जाएगा स्टॉर्मिंग ऑफ बस्तिल, 14 जुलाई 1789। ठीक, रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा दिन, यहीं से रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। ये जो मिलिट्री को अंदर बुलाएंगे वर्सलीज को बचाने के लिए, उनको लगेगा कि बचाने के नहीं, हमें मारने आया जा रहा है, और उसी चक्कर में ये बहुत ही तेज़ी से अपने चीज़ों को तोड़ते हुए बिखराते हुए पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा सिंबल था फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसको तोड़ दिया जाएगा, स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्तिल, 14 जुलाई 1789 स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। For use, a present symbol of royal operation, Bastille prison looted and turned down by the rights mainly to get weapons, ठीक है, सबको छुड़ाया गया और साथ में हथियार वहां से लिया गया। सबसे बड़ी चीज, इसी डे को बस्तिल डे सेलिब्रेशन मानते हैं, 14 जुलाई 1789 को। इसके साथ साथ ये तो हो ही रहा था, वुमेन्स ने भी अपना पार्टिसिपेट किया। मार्च ऑफ वर्सलीज, क्योंकि खाना नहीं था, उनको कहीं से ये सुनने में आया कि राजमहल में पार्टी हो रही है, यानी र्यूमर फैला पार्टी हो रही है, यहाँ नहीं है लेकिन राजमहल में पार्टी हो रही है, हम लोग खा नहीं रहे, हमें ब्रेड नहीं मिल रहा और ये पार्टी कर रहे हैं। 7000 वुमेन असेंबल हुए और मार्च किया पैलेस की तरफ। चलो वहाँ से लेके आते, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला, जिसका गुस्सा उनके सारे सरकार पे हुआ, गुस्सा है, ठीक है। ये सारे कांड हो रहे हैं, नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई, यानी फाइनली राजा हारने लगा, राजा हार गया।
फाइनली नेशनल असेंबली को फॉर्म कर दिया गया, विच एक्साइटेड फ्रॉम द 17 जून 1789 ऑन 29 September 1791 was a revolutionary assembly to Kingdom of France formed by the representative of third state कॉमर्स ऑफ द ई स्टेट जनरल। ठीक है, यानी थर्ड स्टेट की जगह पे ई स्टेट जनरल आएगा। द नेशनल असेंबली चेंज द नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1791 ऑर्डर एबलाइज द फ्यूडलिज्म और लीव द यूनिफॉर्म टैक्सेस फॉर ऑल। ठीक है, 1791 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली घोषित हुआ, यानी अपने आप को अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली था वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली घोषित करेगा, जहाँ पे ये लॉ बनाएगा, जैसे इंडिया में भी हुआ था। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली घोषित हुआ था संविधान बनाने के लिए, उसी तरीके से। ओके, तो फेडरलिज्म लव यूनिफॉर्म टैक्सेस ऑफ ऑल। मेनी नोबल्स फ्लेड द नीबरिंग कंट्रीज इन यूरोप, बहुत सारे नोबल वहाँ से भाग गए कि हमें भी टैक्स देना पड़ेगा, इससे अच्छा निकल लो कहीं और देश में चलते हैं। जो मिड सिविल ऑफिसर्स हैं वो भी, पोप एंग्री था, यानी इतने सारे प्रॉब्लम्स होते, क्लर्जी जो रिड्यूस हो गए, 1/3 हो गए, जो नोबल्स थे वो भाग गए, बहुत सारे सिविल ऑफिसर्स भाग गए। ठीक है, पोप जो था वो एंग्री था कि क्या करना है, उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। चेंज एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और यहाँ पे चेंज हो गया, जो एब्सोल्यूट मोनार्की था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गया, संवैधानिक राजशाही में। ठीक, ये एक लिबरल्स थे, ये नहीं चाहते थे कि राजा को हटाया जाए, राजा वैसे ही रहे जैसे कि ब्रिटेन में रहता है, राजा रहे, संविधान हमारा हो, नियम कानून हमारा हो। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन और सिटीजन के राइट्स को डिक्लेयर कर दिया गया यहाँ पे। राइट टू वोटिंग एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, ये याद रखिए, नेशनल असेंबली ने जो वोटिंग राइट्स दिया तो 25 साल से ऊपर वाले को दिया था, वो भी उन्हें जो एक्टिव सिटीजन थे, जो टैक्स पेयर थे। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक्टिव और पैसिव सिटीजन। मैन अबव 25 years of age who paid tax for 3 days wages were qualified to vote and were considered as an active citizen and everyone else were considered a passive citizen। यानी जो वोट दे सकते हैं उन्हें ही एक्टिव सिटीजन कहेंगे, जो कि टैक्स पेयर होंगे, बाकी जितने भी होंगे वो पैसिव सिटीजन होंगे। और ये एक बड़ा मुद्दा था दूसरे पक्ष को बोलने के लिए कि ऐसा तो जो 25 से कम वाले एज के बच्चे हैं वो काफ़ी पॉपुलेशन में, 60 से ऊपर जो रिटायर हो जाते हैं वो टैक्स नहीं देते, वो भी एक पैसिव सिटीजन में है। वुमेन एक पैसिव सिटीजन में है, स्लेवरी एक पैसिव सिटीजन में है। तो पैसिव सिटीजन का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ लोगों के हाथ में सत्ता या कुछ लोगों के हाथ में पावर देना ये उचित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी वर इनहेरेंस द डिक्लेरेशन। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट था लिबर्टी आया, इक्वलिटी का, फर्टिनिटी का, जो कि काफ़ी डिक्लेयर किया गया यहाँ पे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिक्लेयर किया गया। लेकिन प्रॉब्लम थी, वुमेन ऑफ स्लैब को कोई टैक्स पेयर नहीं थे, इसलिए इनके पास कोई राइट ऑफ सिटीजन्स नहीं था। ओके, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। 1791 में पॉलिटिकल ग्रुप एंड पार्टी इमर्ज होने लगा। मेनी क्लब फॉर्म हैविंग देयर ओन थॉट्स, ओन आइडियाज अबाउट द चेंजेस, रेवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसमें कौन कौन से थे, जैसे एक जैकोबिन क्लब, रेडिकल्स रेवोल्यूशनरीज क्लब, ग्रेडियंस क्लब, है ना, और सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन। वुमेन के भी है, वुमेन को लिखने के लिए जब आएगा तो आप लगाएंगे, ये वुमेन्स की सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन। ओके, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो थे जैकोबिन क्लब। ठीक, कंपोज ऑफ पीपल फ्रॉम मेनली पुअर क्लासेस, आर्टिसंस, डेली वर्कर्स। They believed that power had been concentrated by wealthy, prosperous middle class and wealthy traders। ठीक है, ये वो थे जो गरीब तबके के लोग आते थे, जिसमें मिडिल क्लास स्पेशली, जिसमें आर्टिसंस थे, वर्कर थे, ठीक है, अपर प्रॉस्पेरियस मिडिल क्लास था, वेल्दी वर्कर्स जो था वो भी इसमें जैकोबिन क्लब में था, जो कि अपने मुद्दे को सामने रखना चाह रहा था। देयर लीडर्स वॉज मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियर, और इसके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियर। Okay, 1791 the Constitutional Assembly was favor of constitutional monarchy like Britain। 1791 में Constitutional Assembly चाहता था कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जैसे कि ब्रिटेन में है, बट जैकोबिन क्लब लीड टू डिमांड फॉर द रिपब्लिक फॉर पीपुल्स। लेकिन जैकोबिन क्लब चाहता था कि ऐसा ना हो, राजा को ही हटाओ, राजा को हटाओ, राजा रहना ही नहीं है। बिल्कुल रेडिकल्स ग्रुप के थे ये, यानी एक लिबरल्स होते हैं जो चाहते हैं कि राजा रहे, नियम कानून हमारा है, ठीक है, और एक रेडिकल्स होते हैं जो राजा ही हटाओ, पूरा नियम कानून से लेके हर चीज़ हमारा ही होगा। ठीक, नेबरिंग मोनार्क्स कंट्रीज वर गेटिंग स्केयर्ड ऑफ ऑल एनार्की एंड रेवोल्यूशनरी फीवर स्प्रेडिंग द फ्रांस। जो अगल बगल वाले जो देश थे
वो काफ़ी घबरा गए कि अगर ऐसा होता है, राजा को हटाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पे भी ये प्रॉब्लम्स आएगी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया डिक्लेयर सपोर्ट द फ्रेंच मोनार्की। और ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया जो दो देश थे, उन्होंने सपोर्ट कर दिया फ्रेंच मोनार्की को, ठीक, कि भैया ये मत हटाओ वरना हम आक्रमण करेंगे। और आक्रमण होगा, लड़ाई होगी, फ्रांस अटैक ऑस्ट्रिया प्लस पर्सिया इन अप्रैल 1792, ठीक है, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अगस्त 1792 किंग ऑफ फैमिली अटैक बाय रेडिकल्स इन पेरिस, मोनार्की सस्पेंडेड। और इस 92 में ये जो जैकोबिन क्लब है वो किंग पे आक्रमण कर देगा कि कहीं ये साथ में मिलके हमारे साथ कुछ करेंगे, इससे पहले मैं कर दूं तो करेंगे। किंग लुइस पुट द ट्रायल एंड सेंटेंस टू डेथ जनवरी 1793, और जो लुइस हैं उनको मार दिया जाएगा 1793 में। ब्रिटिश, डच एंड स्पेन ज्वाइन ऑस्ट्रियन पर्सियन कोलिएशन अगेंस्ट फ्रांस आफ्टर लुई एक्सक्यूशन द वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिएशन। और यहाँ से वो डर जो होगा वो होगा कि कहीं ऐसा ही रहे तो हम लोग के भी राजा या हम लोग पे भी ये करवा सकता है आक्रमण, और हमारी हो सकता है हमारी जनता भी विद्रोह कर दे, जिसकी वजह से ब्रिटेन, डच, स्पेन सब एक साथ मिल के, ओके, ऑस्ट्रिया, पेरिस, पेर्सिया के साथ एक कोलिएशन गवर्नमेंट बनाएंगे, कोलिएशन बनाएंगे और वॉर स्टार्ट करेंगे, ठीक। इस वॉर को, यानी जो पहली बार वर्ल्ड में, दुनिया में कोलिएशन बनेगा वो यही बनेगा आपस में मिलके, जिसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वॉर में बहुत ही बेहतरीन जो बनाया जाएगा कोलिएशन, बहुत ही गजब का कोलिएशन बनेगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर छिड़ेगा, ठीक। तो ये एक कारण है, जो पहला ब्रिटिश, डच, स्पेन, ऑस्ट्रिया, पर्सिया मिलके कोलिएशन बनाएंगे फ्रांस के खिलाफ, ठीक। याद रखिएगा यहीं से स्टार्ट होता है नेपोलियन भी, यानी यहीं इसी वॉर से नेपोलियन का जो स्टार्टिंग है वो हो जाएगा, ठीक। नेपोलियन आएंगे बाद में एज ए इम्परेटर, लेकिन अभी से लड़ना शुरू, ठीक। द गैलेटीन, जिसका यूज करेंगे रॉबेस्पियर, स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन डेथ, ठीक है, यानी ह्यूमन डेथ के लिए इसका यूज होगा। ला मार्शलिस, ठीक, इस युद्ध में ला मार्शलिस फ्रांस नेशनल एंथम बनेगा, रिटन बाय क्लाउड डी लेस्ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। ला मार्शले फ्रांस का नेशनल एंथम है, जिसको लिखा था क्लाउड डे लेस्ले ने, ठीक। जब रेवोल्यूशनरीज लड़ाई करने जाते थे, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये गाना गाते थे, इस गाने को ही मार्शलिस सॉन्ग कहते हैं, जिसे नेशनल एंथम बना दिया गया फ्रांस का। द नेशनल कन्वेंशन सितंबर 1792 टू अक्टूबर 1795। अब साम्राज्य जो स्टेब्लिश होगा फ्रांस में, यानी नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद, राजा के मारने के बाद जैकोबिन क्लब आएगा पावर में, और जैकोबिन क्लब जब आएगा तो वो कहलाएगा नेशनल कन्वेंशन, ओके, क्या कहलाएगा, नेशनल कन्वेंशन, सितंबर 1792 टू अक्टूबर 1795। थर्ड गवर्नमेंट ऑफ रेवोल्यूशन, ओके, यहाँ क्या करेगा, इलेक्टेड बाय एक्सटेंडिंग सफरेज ऑल 21 प्लस मेल, जितने भी मेल हैं 21 एज से ऊपर उन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। इक्वल वोट टू इक्वल वैल्यूज, जितने भी वोट हैं इक्वल वैल्यूज के साथ आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, यानी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। और यही चीज बाद में आएगा, सबके पास आएगा, सबके साथ आएगा, दुनिया भर में ये लागू होगा। तो क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड में इन्हें क्या दिया, तो वर्ल्ड में इक्वल वैल्यू, इक्वल वोट का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो इन्होंने दे दिया, ठीक। मोनार्की अब्लाइज कर दिएगा, ट्रू रिपब्लिक कंट्री बन गया है यहाँ पे, यानी राजा खत्म, ट्रू रिपब्लिक कंट्री बन गया, ओके। ये जब पूरे पावर में आया तो इसने एक राइन ऑफ टेरर जो एज है वो लाया जून 1793 टू 94, ठीक, यानी एक साल का जो टेरर है वो पूरे फ्रांस को झेलना पड़ा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के काल में, इन्हीं के एज में। 16,000 एनिमी ऑफ रेवोल्यूशनरी विद द गुलेटिन, ठीक है, यानी सबको गुलेटिन पर चढ़ा दिया गया, यानी जिसे हम लकड़ी काटते हैं वो गुलेटिन था। उस गुलेटिन से 16,000 शत्रुओं को इन्होंने मारा, चर्च डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्लोज और बंद कर दिया गया, स्लेवरी एबोलाइज्ड कर दिया गया, ठीक है। फूड शॉर्टेज ड्यू टू वॉर, फूड फ्रॉम टू अर्बन एरियाज, रेगुलेशन ऑफ प्राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ बढ़ गया। फाइनली जैकोबिन वर्क बैन एंड एक्सिक्यूटेड, ठीक है, हर चीज पे सामने आ गया, और इस वजह से लोग डरने लगे कि कहीं कुछ हो गया तो ये डेथ कर देगा। इसके साथ साथ इसने नेशनलिज्म में लेकिन काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। इसने नेशनलिज्म में नेशनल सॉन्ग ले आया, नेशनल फ्लैग ले आया, एक ड्रेस लाया,
ला पेट्रॉइट और ला सितोन का कॉन्सेप्ट लेके आया। ये इसमें मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेशनलिज्म ऑफ यूरोप में इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के नेशनलिज्म लेके आया, यानी नेशनलिज्म के लिए इसने एक नया नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, न्यू ड्रेस, लो के लिए ला पेट्रॉइट और ला सितोन का कॉन्सेप्ट, यानी पूरा देशवासी एक सिटीजन एक यूनियन बन के रहेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट फीलिंग्स जो है नेशनलिज्म का वो यहाँ से इमर्ज हुआ। ड्रेस लेके आया, हर एक इनका एक अपना ड्रेस था जो नी से नीचे यानी फुल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लेके आया। ठीक, तो ये सब काफ़ी बेहतर लेके आया और साथ साथ में कुछ कमियां भी, जो डर था वो लेके आया। इस डर को ख़त्म करने के लिए इसको मारना जरूरी था और फाइनली कुछ लोग जो मिडिल क्लास लोग थे वो ही घुस जाएंगे और इनको भी बुलेटिन पे चढ़ा देंगे, यानी जो सबको बुलेटिन पे चढ़ाया फाइनली उसको भी बुलेटिन पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद जो सोसाइटी है, जो साम्राज्य है, वो आया डिक्टेटरी का, डायरेक्टरी का। द डायरेक्टरी 1794 to 95। New constitution introduced in 1795 influenced middle class to control. No property, no right to vote, bicameral legislatures, executive body established with the 5 directors। और यहाँ पे 5 लोगों का एक समूह होगा जो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखेगा। कहा भी जाता है कि एक शख्स का जो फैसला है अगर वो सही चलता है तो देश अच्छा चलता है। 5 लोग आपस में लड़ जाते हैं, यही हुआ और फाइनली यहाँ पे धीरे 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 जो गरीबी है वो बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो लोगों का नज़रिया था वो घटेगा, जो जिसकी वजह से जन्म होगा एक नया एम्परर का और वो है नेपोलियन। ठीक, नेपोलियन लीड टू फ्रांस विक्टोरियन इटली ऑस्ट्रिया एंडिंग द वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिएशन। और सबसे जीतता हुआ नेपोलियन एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना देगा, नाम हो जाएगा इसका। और फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट आएगा अब पॉलिटिक्स। द नेपोलियन बोनापार्ट 1799 to 1850। 30-year-old military general Napoleon Bonaparte did a coup against directory rule and established the consulate। 30 साल का मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री कूप के अगेंस्ट, डायरेक्टरी के अगेंस्ट मिलिट्री कूप ले आएगा और इस्टेब्लिश करेगा अपना कॉन्सुलेट, ओके, अपना संविधान, अपना पावर। 3 काउंसिल नेपोलियन हिमसेल्फ द फर्स्ट काउंसिल ऑफ फ्रांस। 3 काउंसिल होंगे जिसमें धीरे धीरे अपने आप को फर्स्ट काउंसिल घोषित कर देगा और फाइनली 1804 में डिक्लेयर करेगा हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस और राजा घोषित करेगा अपने आप को कि हम ही राजा है, हम जो कहेंगे वही होगा। ओके, कब करेगा? 1804 में, याद रखिएगा 1804 में एम्परर ऑफ फ्रांस अपने आप को घोषित करेगा एब्सोल्यूट मोनार्की टू मिलिट्री डिक्टेटरशिप और फिर से एब्सोल्यूट मोनार्की से मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आ जाएगा। यानी जहां एब्सोल्यूट मोनार्की था वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल आया और फिर वापस से मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गया। देखिए कितना एक साइकिल, और ये इसी वजह से ट्रू रेवोल्यूशन कहते हैं कि ट्रू रेवोल्यूशन का वही अर्थ होता है जहां से स्टार्ट होता है सर्किल बनता है वहीं पहुंच जाता है। यानी एब्सोल्यूट मोनार्की से एब्सोल्यूट मोनार्की तक की कहानी है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक, चर्च रिस्टोर करेगा, स्लैवरी रिस्टोर करेगा, यानी जहां जैकोबिन क्लब ने स्लैवरी को एबलाइज कर दिया था, दास प्रथा खत्म कर दिया था, ये वापस ले आएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट नेपोलियन का सिविल कोड। क्या है ये सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं? यानी इसने नेशनलिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ये कहा कि हमारा जो देश है वो इसी तरीके से चलेगा। और ये जो पॉइंट इसने लॉन्च किया वो पूरी दुनिया ने माना और पूरी दुनिया ने ये काम किया। तो क्या है? द फर्स्ट मेजर चेंज वाज डूइंग अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अ बर्थ, एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सिक्योरिंग द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सभी प्रिविलेजेस जो भी जन्म से लेंगे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, सबको एक बराबर देखा जाएगा, सबके पास सबके बराबर प्रॉपर्टी होगी और उसका अपना राइट्स होगा प्रॉपर्टी पे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो था इतने पॉइंट ऑफ व्यू इतने टफ नहीं होगा कि लोग समझ ना पाए, सिंपल किया जाएगा। फ्यूडल सिस्टम वॉज एबलाइज्ड। फ्यूडल सिस्टम को एबलाइज कर दिया जाएगा। पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम अ सर्फडम एंड मोरल ड्यूज। ठीक है, अब्यूज ऑफ मोरल लॉर्ड्स, यानी किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, पीजेंट्स फ्री हैं काम करने के लिए। द टाउन गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव। जितने भी टाउन्स हैं कोई भी रिस्ट्रिक्शन यानी कोई पंजी या पैसा लेता है तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया गया। पीजेंट, आर्टिसन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय ऑफ न्यू फाउंड फ्रीडम, ठीक है, एक अलग सा पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स सब खुश हो गए इस और इंजॉय करने लगे आज़ादी को, क्योंकि एक ये जो बॉन्डिस था कि जहाँ हमें यहाँ से उठा के वहाँ बेचना है और हर जगह हम टैक्स दे रहे हैं, इससे फ्री हो गए तो काफ़ी पैसे भी बचेंगे, सस्ता भी होगा और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होने से और भी बिजनेस बढ़ेगा। तो ये है बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड एंड पार्टिकुलर बिगन द रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज रेट एंड मेजर एंड कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर्स, ठीक है, यानी इससे सभी को फायदा हुआ, न सिर्फ बिजनेसमैन को बल्कि हर एक वर्कर्स को, हर एक लोगों को फायदा हुआ और सब बहुत ही बेहतर फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रेंच का जो कॉन्सेप्ट था वो बढ़ा दिया। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टैब्लिश, secure the right to property, uniform system of weight and measurement, internal custom duties and due were abolished, feudal system, transport and communication system was improved। यानी सिंपल शब्दों में इतने सारे काम इन्होंने किया, बहुत ही बेहतरीन किया। बस एक गलती इन्होंने किया, क्या? took away political freedom, increased taxation, post censorship and forced people to join French army, ठीक है, इसने क्या किया? टैक्स को इंक्रीज किया और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो गलतियां हुई इससे पीपल को फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती ज्वाइन करना। इसका मानना था कि हम जितना इंपीरियलिज्म करेंगे, जितना हम फैलाएंगे अपनी चीज़ों को, उतना ही बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे, उतना ही हमें काम मिलेगा, उतना ही हमें पैसा मिलेगा, ठीक। तो शुरुआत में तो लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि फ्रांस को फ्रांस बना रहा था, फ्रांस को मजबूत कर रहा था और मजबूत हो भी रहा था, इतना मजबूत कि अगल बगल वाले जो देश थे वो डर गए कि अगर इसी तरह नेपोलियन पावरफुल होता रहा तो हम खत्म हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा पूरे यूरोप में फ्रांस का राज होगा, ठीक। यानी इसमें फ्रांस ही फ्रांस होगा और आज भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रांस कि बिना फ्रांस से पूछ के यूरोप में कोई काम नहीं होता। आज भी पूरे यूरोप का लैंग्वेज फ्रेंच। ओके, तो हम लोग देखते हैं नेपोलियन फ्रीडम, द बैटल ऑफ वाटरलू। अब यहाँ होगा बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, लड़ाई, क्योंकि सारे जो देश होंगे ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया सब डर जाएंगे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। इसके लिए नेपोलियन को हराना बहुत जरूरी है। तो बैटल ऑफ वाटरलू होगा 18 जून 1815। नेपोलियन एंड फ्रेंच आर्मी कोलिएशन लीड टू द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एंड मार्शल ब्लूंचस सब मिलके जो फ्रेंच आर्मी के खिलाफ ये कोलिएशन जो वॉर होगा वो लड़ेंगे। द डिसिसिव बैटल ऑफ इट्स एज इज कंक्लूड द वॉर एंड हैड रीजेड फॉर 23 ईयर्स बैक। जो लड़ाई होगा इंडेड फ्रेंच अटेम्प्ट डोमिनेटेड यूरोप एंड डिस्ट्रॉय द नेपोलियंस इंपीरियल पावर फॉरएवर। पूरा पावर नेपोलियन का इसमें खत्म किया जाएगा। कॉन्स्टिंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया सब मिलके हरा देंगे और तब होगा ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ओके, तो फाइनली देखते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना 1815, यानी जब नेपोलियन को हरा दिया जाता है उसके बाद वियना की ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी में डेलीगेट्स होते हैं पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन के लोग जो कलेक्टिवली डिफीटेड करते हैं नेपोलियन को। द ट्रीटी ऑफ वियना वाज ड्रॉन अप बाय दिस डेलीगेट्स, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच द होस्ट ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस को होस्ट करता है कौन? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच, याद रहिएगा। और ट्रीटी ऑफ वियना में क्या होता है? एक्चुअली नेपोलियन ने जितना भी कुछ टेरिटरीज लिया था, लूटा था या इंपीरियलिज्म के तहत ले लिया था, उसको सब ने आपस में बांट लिया। यानी फ्रांस को, जो मोस्ट पावरफुल फ्रांस था, वो बहुत ही कमज़ोर कर दिया गया था इन सब लोगों की वजह से। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज विच हैड वॉन ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स। Next, the Bourbon dynasty was restored to power. This dynasty had lost its power after the French Revolution. French Revolution के बाद जो पावर बार्बन डायनेस्टी का खत्म हुआ था उसे वापस लाया गया। The prevent expansion of France in a future, a series of states were set up on the boundaries of France. और प्रिवेंट किया गया था कि ये वापस से फ्रांस फ्यूचर में इस तरह का एक्सपेंशन ना करे, ऐसा सीरीज ऑफ स्टेट्स ना बनाए, इसलिए इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था।
जिनोव वॉज एडेड टू पिडमॉन्ट ऑफ साउथ। जो जिनोव था उसमें पिडमॉन्ट साउथ के जो पोर्शन था वो ऐड कर दिया गया। इन द नॉर्थ किंगडम ऑफ नीदरलैंड वॉज सेटअप विच इंक्लूडेड बेल्जियम। यानी इनके चारों तरफ कुछ नए नए कंट्रीज बना दिए गए ताकि ये फिर से इस तरह के सीरीज ऑफ वॉर ना हो। तो नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप कर दिया गया था जो कि बेल्जियम से इंट्रोड्यूस था। पिडमॉन्ट कर दिया गया था साउथ में। न्यू टेरिटरीज वर एडेड टू वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पर्सिया। न्यू टेरिटरीज बना दिए गए थे जो वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पर्सिया के तहत था। कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली वॉज हैंडेड ओवर ऑस्ट्रिया। ठीक है, नॉर्दर्न इटली भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। द 39 स्टेट विच मेड अ जर्मन कॉन्फेडरेशन। 39 स्टेट उठा के जर्मन कॉन्फेडरेशन में दे दिया गया विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द नेपोलियन वेयर लेफ्ट अनटच्ड। Okay, part of Saxony was given to Persia and part of Poland was given to Russia. Okay, ये सब पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था और लगभग ना के बराबर जो स्टेट थे, जो पुराने वाले फ्रांस था, वो वापस से फ्रांस को बना दिया गया। बाकी सब कुछ जितने भी जीते हुए प्रदेश से सब वापस से ले लिया गया और फ्रांस को एक तरह से कमजोर देश बना के छोड़ दिया गया। फाइनली यहाँ पे किंग का राज हुआ जो 1814 के 1824 तक लुई 18 और 1824 से 1813 तक चार्ल्स 10 का राज हुआ। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, यानी राजा से राजा तक का एक बड़ा सा सफ़र। कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया। ओके, थैंक यू गाइस, आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए धन्यवाद। लाइक कमेंट जरूर करिए, अगर कोई जान पहचान के हो तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।